हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग अपना लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का कवर करने जा रहे हैं। तो व्हाई द डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो इसका हम लोग पहले समझेंगे कैसे क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा। ये हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ पढ़ ली है, क्या क्या एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये डिमांड शेड्यूल कर्व पढ़ा था, इसका टेबल हम लोगों ने समझा था, ग्राफ भी हम लोगों ने प्लॉट कर लिया था, और इंडिविजुअल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिमांड कर्व के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है कि वाई द डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो अब देखिए, पहला तो रीज़न होता है इनकम इफेक्ट। पहला रीज़न क्या होता है हमारा, इनकम वजह से। तो एक सवाल उठता है, सर इनकम की वजह से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनकम के बढ़ने से कॉइन डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह कॉइन डिमांड स्लोपिंग डाउनवर्ड। देखिए अगर सपोज कीजिए कि देखिए अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इनकम के इफेक्ट के बारे में। इनकम इफेक्ट मतलब पर्सन की रियल इनकम से रिलेटेड बात होगी यहाँ पर। रियल इनकम क्या होता है कि परचेजिंग पावर ऑफ द कॉमोडिटी का इंक्रीज होना। पर जिसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना परचेजिंग पावर। ठीक है, परचेजिंग पावर किसी की इंक्रीज होने को रियल इनकम होता है। देखिए एक होता है जो मनी, एक्चुअल पेपर मनी होता है जो हम लोग के पास है, जिसको हम लोग मनी कहते हैं, जो इनकम हमको फॉर्म में मिलती है, मनी के फॉर्म में जो मिलती है, वो रियल इनकम नहीं होती है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हमें भूख लगती है तो हम जा कर के नोट नहीं खाते हैं, करेंसी को नहीं चबाते हैं, हम उससे एक्सचेंज करते हैं कमोडिटी को और उसको कंज्यूम करते हैं। तो रियल इनकम के इंक्रीज होने से, ठीक है, सपोज जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज एक बंदा है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, ठीक है, और मिस्टर एक्स जो है उनकी इनकम हम लोग क्या चीज, इनकम 200 मान लें, ठीक है। अब वो 200 रुपीज में वो 2 kg एप्पल खरीदते थे, ठीक। अब सपोज कीजिए प्राइस जो है वो फॉल हो जाए 80 से, तो अब प्राइस कितनी हो गई, घट करके 80 रुपीज हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने कितना, अभी भी एक परचेज कितना करेंगे, 2 kg, मतलब कि इनटू अगर 2 किया जाए तो कॉस्ट पड़ गई 160, 160 में आ गया 2 kg, 80 रुपीज पर kg अगर आप प्राइस रख दें तो कितने का है, पहले 100 रुपीज का था, ठीक है, पहले ये 100 पर kg था, तो 2 kg, तो पर kg कितने का होगा, पर kg 100 रुपीज। अब यहाँ पर kg कितना है, 80 रुपीज। 2 kg परचेज कर रहे हैं तो कॉस्ट कितनी आएगी, 160। तो जो बाकी 40 रुपीज बच गया, जो 40 रुपीज यहाँ पे सेविंग जो होगी हमारी, वो क्या हो गई, यहाँ नील थी, और यहाँ 40 रुपीज हमारी क्या हो गई, सेविंग हो गई, ठीक है। देखिए इनकम के बढ़ने से यहाँ पे इनकम कौन सी, रियल इनकम, रियल इनकम इंक्रीज हो गई, लेकिन डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड कांस्टेंट है, मतलब पहले इनके पास सेविंग नहीं थी, है ना। अब इनके पास पहले इनके पास सेविंग नहीं थी, अब इनके पास सेविंग 40 रुपीज की आ गई है, तो इनकी रियल इनकम क्या हुई, इनकम इंक्रीज कर गई। लेकिन डिमांड, डिमांड जो थी, क्वांटिटी डिमांड, ये वाला पोर्शन, क्वांटिटी डिमांड जो थी, क्वांटिटी डिमांड
वो कांस्टेंट है, मे बी कम भी हो सकती है थोड़ा बहुत। तो देखिए अब यहाँ पर रियल इनकम के इंक्रीज में कांस्टेंट डिमांड क्या होती है, कांस्टेंट होती है या कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो इनकम के इफेक्ट से भी ऐसा होता है। देखिए नॉर्मली इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। ठीक है, और इनकम कंसिस्टेंटली बढ़ता रहे तो उसके वजह से रियल इनकम क्रिएट होने लगता है। रियल इनकम जब क्रिएट होता है तो डिमांड तो पर्टिकुलर कमोडिटी वो डिक्रीज होने लगती है, तो इनवर्स रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉज इंक्रीज द रियल इनकम, देयर बाय इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हमारा आता है। कौन सा आता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि सब्स्टिट्यूट में टी एंड कॉफी होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन होता है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द इफेक्ट दैट चेंज इन द रियल रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉज यूज ऑफ प्लेस ऑफ अनदर, मतलब कि गुड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अनदर। ठीक है, अगर कोई भी एक कमोडिटी के प्राइस पे इफेक्ट आता है तो दूसरे की डिमांड पर भी इफेक्ट आता है। ऐसे नॉर्मल तो डायरेक्शन होता है, लेकिन उनके हेड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, या ये चीज़ याद रखिएगा। अदर कमोडिटी में डायरेक्ट होगा, लेकिन सेम कमोडिटी में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डिफरेंट यूजर, थर्ड फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, डिफरेंट यूजर्स। हमारा डिफरेंट यूजर, द डिमांड फॉर द कमोडिटी विथ ऑल्टरनेटिव यूज। तो क्या होता है, ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं, टेंड दैट एक्सटेंडेड कॉन्सिक्वेंट अपॉन द फॉल इन द प्राइस। ठीक है, प्राइस के कम होने से इसकी यूजर्स बढ़ते चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भाई, एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, ये एक सोप है मान लीजिए, जिसकी प्राइस 200 रुपीज है, जिसको परचेज करने वाले सिर्फ 3% है। अब इसी की प्राइस अगर कम हो जाए, ठीक है, कितना 180 हो जाए, तो इससे कंज्यूमर कितने होंगे, 5 हो सकते हैं। फिर और कम आ जाए 160, जिसकी हो सकता है 7 हो जाए। तो मतलब देखिए, डिमांड प्राइस के कम होने क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसके यूजर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, यूजर्स के हिसाब से भी होता है, डिफरेंट यूजर्स, जितना ज़्यादा यूजर्स होंगे पर्टिकुलर कमोडिटी की वजह से, तो उसका प्राइस इनरिलेवेंट हो जाता है, या प्राइस कम करके डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, या डिमांड बढ़ रही है और प्राइस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारा डिफरेंट यूजर्स पे आता है। साइज, अब क्या, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, when the price of the commodity falls, then many commodity at its previous price, ठीक है, come forward to buy it। ठीक है, पोस्टपोन हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मतलब कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, वेयर लॉ ऑफ डिमांड नॉट अप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होती है, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। मतलब जैसे कि नॉर्मली हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं, तो वो डिमांड ग्राफ कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो कुछ केस में लॉ ऑफ डिमांड प्राइस के बढ़ने से अपवर्ड स्लोपिंग होता है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड भी क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है। या कह सकते हैं कि प्राइस जो होता है, प्राइस क्या होता है, इररिलेवेंट होता है। ठीक है, और डिमांड जो होता है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये किस केस में होगा,
ये किस केस में होता है? आर्टिकल ऑफ नो अपील के केस में होता है, प्राइस से रिलेवेंट रहता है। मतलब कि गुड्स जैसे कि आप कह सकते हैं गुड्स लाइक ज्वेलरीज, डायमंड्स, जेम्स और कोई भी कंसीडर आर्टिकल्स ऑफ distinctions, these goods is command more demand than when there is a high price. ठीक है, there is a high price, यानी से when their prices are high, मतलब कि इसकी डिमांड बढ़ती है जब हमारा प्राइस बढ़ता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, और प्राइस के बढ़ने से इसकी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ये मोस्टली स्टेटस सिंबल्स डिनोट करता है। क्या करता है? स्टेटस सिंबल्स। अगर कोई बंदा अपने स्टेटस को हाई प्रेफरेंस देता है तो अब वो चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए प्राइस बहुत मैटर करता है। ठीक है, वो सस्ती चीज़ भले कितनी अच्छी मिले, वो सस्ती है, वो कॉमन है तो वो उसको परचेस नहीं करेगा भले इसके अंदर क्वालिटी हो। लेकिन कोई चीज़ बहुत महंगी है लेकिन रेयर है तो अब वो जितनी महंगी होगी उसको उतना परचेस करेगा। ये चीज़ें होती है आर्टिकल्स नो अपील्स। कोई भी एंटीक चीज़ है ठीक, वो कोई मिलनी नहीं है। जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बंदूक जो पहले ज़माने होती थी, एक जो आगे रख के देखा होगा पिक्चरों में, तो उस तरह की जो होती थी बंदूकें वो आज बहुत वैल्यूबल है, करोड़ों में जाती हैं। लेकिन एक टाइम थी इसकी कोई वैल्यू नहीं थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में थी। एट टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द वैल्यू ऑफ दिस गन्स नो इफेक्टिव, मतलब कॉमनली थी तो उसको बहुत कम दाम में लोग खरीदते थे उस वक्त, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह करेंसी होती है, पुरानी करेंसी की वैल्यू बहुत होती है और उसकी जितनी प्राइस हाई होता है उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अब इग्नोरेंस, अब भाई देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा? इग्नोरेंस। यहाँ पे लॉ डिमांड अप्लाई नहीं करता। ठीक है, व्हेन द टाइम द कंज्यूमर out of sheer the ignorance and poor judgment consider a commodity to be a low quantity of the price is low, the high quantity if the price is high। मतलब कि कर्फ्यू हो गया, वॉर हो गया, इमरजेंसी हो गया, इसमें इग्नोरेंस या मतलब एक दिमाग की साइकोलॉजी इफेक्ट भी होता है कंज्यूमर का कि भाई महंगा होगा तो अच्छा होगा, तो यहाँ पर लोग के यहाँ प्राइस रिलेवेंट रहता है। यहाँ इस केस में जिनकी ये थिंकिंग होती है, साइकोलॉजी होती है कि कॉस्टली थिंग्स जितने भी होते हैं वो परफेक्ट होते हैं और सस्ती चीज़ में क्वालिटी नहीं होती है, तब उनके लिए यहाँ प्राइस मैटर नहीं करता, जितना महंगा होगा उनको लगेगा उतना बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ लॉ डिमांड अप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट गिवन गुड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इन्फीरियर गुड्स के केस में। ठीक है, उसके बाद अब इन्फीरियर गुड्स के केस फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि भाई देखिए इन्फीरियर गुड्स क्या होता है? दोज गुड्स व्हिच हैव चीप प्रोडक्ट। चीप प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? इन्फीरियर गुड्स। गिफिन गुड्स ने ये जो गिफिन प्रोफेसर गिफिन थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि इनकम का इफेक्ट इनवर्स भी होता है इन केस ऑफ इन्फीरियरिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रिवेल इन द मार्केट। ठीक है, अगर इन्फीरियरिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रिवेल कर रहा है मार्केट में तो वो हमारा बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाया, एक्सेप्शन था ये लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, गिफिन गुड के केस में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? एक्सेप्शन ऑफ राइज और फाइल एक्सेप्शन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? राइज होना और फॉल होना इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर मान लीजिए तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि तो प्राइस आने वाले, जैसे कि आपको कोई भी कंफर्ट या लग्जरी चीज़ चाहिए जैसे रेफ्रिजरेटर है और टीवी हो गया और कार हो गया, एसी हो गया, ये सब चीज़ चाहिए और आपको ये पता चल जाए कि भाई 2 महीने के बाद ऑफ़र है जहाँ की 5,000 6,000 की छूट मिल सकती है, तो इस केस में एट प्रेजेंटली द प्राइस बिकम इनरिलेवेंट एंड डिमांड गोज फॉल। ठीक है, या डिमांड में बी राइजेस। ठीक है, तो डिमांड बढ़ भी सकता है और डिमांड कम भी हो सकता है अगर हमको फ्यूचर में लग रहा है कि भाई प्राइस कम या ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल कोई भी चीज़ होती है, जैसे आज कोविड-19, ठीक है,
पैंडेमिक चल रहा है उसमें अब देखिए क्या है, प्राइस हाई हो रहा है क्योंकि फ्यूचर में पता चल रहा है कि आने वाले वक्त डिमांड हाई होगी और सप्लाई कम हो जाएगी। तो प्राइस आज कुछ भी है, हाई है, लेकिन तब भी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ, प्राइस के हाई होने पर भी डिमांड की जा रही है। यहाँ पे एक्सेप्शंस होता है ये, ठीक है। और प्राइस फॉल ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में लग रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में लग रहा है प्राइस हाई हो सकता है, तो आज उसी प्राइस पे डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में लग रहा है प्राइस कम हो जाएगी, तो आज जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और कल स्विच कर जाएगी वो नेक्स्ट डेज के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, अब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन मतलब प्राइस का फॉल, प्राइस की वजह से डिमांड में इंक्रीमेंट हो जाए। एक्सपेंशन मोस्टली बताता है इफेक्ट ऑफ प्राइस, इफेक्ट ऑन प्राइस ऑन डिमांड, अदर फैक्टर्स यहाँ से कोई मतलब नहीं रखता। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, प्राइस के कम और डिमांड का बढ़ना, डिमांड इंक्रीज होना, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इसे कहा जाता है। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है झुकाव या खिंचाव, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है। अदर थिंग रिमेन, बट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ये माना जाता है, ठीक है। अब इसका ये ग्राफ है हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड। अब देखिए यहाँ पर भी प्राइस क्या होती है, सेम होती है। यहाँ प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर जाए, ये ड्यू टू अदर फैक्टर होते हैं, ड्यू टू अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अदर फैक्टर वजह से अगर डिमांड हमारी इंक्रीज कर जाए, ठीक है, डिमांड इंक्रीज कर, अदर फैक्टर हुए थे, देखिए इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और देखिए कॉन्ट्रैक्शन में क्या था, प्राइस डिमांड इंक्रीज कर रहा था प्राइस के फॉल होने पर, तो प्राइस की वजह से अगर डिमांड पर असर आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। और उसके बाद अगर इंक्रीज क्या कहते हैं, अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड पे असर अगर आ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसे इंक्रीज कहते हैं। इसी का उल्टा हो जाता है डिक्रीज इन डिमांड, कि प्राइस के सेम होने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाए, वही आंसर ड्यू टू अदर फैक्टर। ये चीज़ें हमारी आंसर में रहेगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्या है हमारा डिफरेंस, इसे आप लोग लिख लो और कॉपी में नोट्स बना लीजिए आप लोग। उसके बाद ये डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। थैंक यू क्लास।